नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर प्रोडक्शन इंजीनियर। इससे पहले मैंने इंटरव्यू के जो भी सीरीज लाई थी, जैसे इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर क्वालिटी इंजीनियर्स, इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स, उन सब वीडियोज़ पे आपका काफ़ी सपोर्ट मिला है। तो इस सीरीज में हम बात करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर प्रोडक्शन इंजीनियर्स। हम देखेंगे कि प्रोडक्शन इंजीनियर के इंटरव्यू में किस किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और उन सवालों का आप किस तरह से सेटिस्फैक्ट्री जवाब दे सकते हैं और अपना इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो होता है एक बहुत ही बड़ा एरिया होता है, जिसमें आपके जॉब के बहुत सारे स्कोप होते हैं। इस तरह से बहुत सारे लोग जो है प्रोडक्शन की ओर अप्रोच करते हैं, जाने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंडस्ट्री में प्रोडक्शन में कैसे काम होता है, किस किस तरह के प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको हम किस तरह से डील कर सकते हैं, एम्प्लॉय को किस तरह से डील करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम जानेंगे। टेक्निकल क्वेश्चन आंसर भी इसमें मैंने शामिल किए हैं, और जो आपके बिहेवियर से या आपके पर्सनालिटी से, किस तरह की पर्सनालिटी होनी चाहिए प्रोडक्शन इंजीनियर के लिए, अप्रोच या एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, उस तरह के भी कुछ क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे सबसे बेसिक जो क्वेश्चन पूछा जाता है कई बारी, क्योंकि आप प्रोडक्शन इंजीनियर हैं तो आपसे ये बेसिक सवाल जो है पूछा जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में डिफरेंस क्या होता है। हालांकि इनमें बहुत ही थिन लाइन डिफरेंस है, तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग जो होता है एक प्रोसेस होता है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड में। और वो कैसे करते हैं, टूल की सहायता से, ह्यूमन लेबर की सहायता से, मशीनरी की सहायता से या केमिकल प्रोसेसिंग की सहायता से हम रॉ मटेरियल को जो है फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। प्रोडक्शन की जनरली जब हम बात करते हैं तो प्रोडक्शन जो होता है एक ब्रॉड टर्म होता है। प्रोडक्शन जो है एक इकोनॉमिकल टर्म है, जहाँ भी आप देखेंगे बड़े लेवल पे वहाँ पे बात होती है कि इस चीज़ का प्रोडक्शन इतना हुआ, फाइनेंशियल ईयर में इस गुड्स का, इस जो है सर्विस का प्रोडक्शन इतना हुआ। वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग के केस में बात नहीं की जाती है, वहाँ पे ओवरऑल प्रोडक्शन देखा जाता है। तो प्रोडक्शन अपने आप में एक ब्रॉड टर्म है, ये एक जो है इकोनॉमिकल टर्म है। प्रोडक्शन में क्या करते हैं, जो हमारा इनपुट होता है, इनपुट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो सकता है, चाहे वो सेमी फिनिश्ड गुड हो सकता है। तो इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड में। किसकी सहायता से, यहाँ पे भी हम मशीन की सहायता से कर सकते हैं, ह्यूमन लेबर की सहायता से कर सकते हैं। प्रोडक्शन में ये कंपलसरी नहीं होता है कि आपको मशीन की आवश्यकता पड़े। किसी किसी केस में आपको डायरेक्टली मशीन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसे कि आजकल टमाटर बहुत फेमस है, इतनी महंगाई बढ़ी है, तो टमाटर आप देखेंगे कि इसमें ज़्यादा ह्यूमन एफर्ट ज़्यादा होता है, मशीन जो है डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। तो इस केस में हम क्या कहते हैं कि टोमेटो का प्रोडक्शन कम हुआ इसलिए महंगाई बढ़ी है, ऐसा बहुत लोग कहते हैं। एक और जो सबसे बेसिक जो डिफरेंस होता है, जो कि इन दोनों को अलग करता है, वो यानी जो फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं उनको ही हम मैन्युफैक्चरिंग में बनाते हैं, लेकिन वहीं प्रोडक्शन में क्या होता है, हम टेंजिबल के साथ साथ जो नॉन टेंजिबल प्रोडक्ट होते हैं उनको भी बनाते हैं। इसका मतलब समझिए, टेंजिबल मतलब कोई फिजिकल प्रोडक्ट, जैसे हमने कोई मशीन का पिस्टन बना दिया, सिलेंडर बना दिया, तो ये आपका हो गया टेंजिबल, यानी ये फिजिकल प्रोडक्ट हो गया। लेकिन जहां हम सर्विस प्रोड्यूस करते हैं वहां हम कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। जैसे आप एरोप्लेन में जाते हैं तो वहां पे आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दिया जाता, वहां पे आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है, तो वो क्या होगा, एक नॉन टेंजिबल एलिमेंट हो गया। तो ये इस तरह से आप समझ सकते हैं। वहीं जो कार होता है इसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये एक जो है टेंजिबल प्रोडक्ट होता है। और यहाँ पे एक और बेसिक डिफरेंस होता है कि मैन्युफैक्चरिंग के जो प्रोडक्ट होते हैं वो जो है ज़्यादातर कंज्यूम किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप ब्रेड की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो इसको डायरेक्टली जो है कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, उसे खाएगा। लेकिन अगर आप कहीं किसी सर्विस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी सर्विस का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो यूटिलिटीज़ होती हैं, उनको हम किसी काम में जो है यूज करते हैं, तो वो डायरेक्ट हम कंज्यूम नहीं करते हैं। तो ये भी एक जो है बेसिक डिफरेंस होता है। सपोज करिए आपने जो है ग्राइंडर मशीन बनाया, तो उसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं किसी काम को करने के लिए, किसी प्रोसेस को करने के लिए। तो ये भी एक जो है बेसिक डिफरेंस होता है। तो आई होप आपको ये बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज बॉम्ब। ये वो बॉम्ब नहीं है जिससे विस्फोट होता है, ये अलग ही बॉम्ब है। बॉम्ब का मतलब होता है प्रोडक्शन में या मैन्युफैक्चरिंग में आप कह सकते हैं बिल ऑफ मटेरियल्स। अगर हमको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कोई कंपोनेंट बनाना है, तो उसमें कौन से रॉ मटेरियल लगेंगे, कौन सी टूल लगेगा, कौन सी मशीनरी लगेगी,
इन सब का जो कलेक्शन होता है उसको हम बॉम में जो है रखते हैं। बिल ऑफ मटेरियल्स, किस किस तरह के मटेरियल्स लगेंगे, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, बॉम कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट को डील किया था। इसमें हम एक ऑटोमेटिक लिफ्ट जो है बना रहे थे। ये जो वो ऑटोमेटिक लिफ्ट है और ये जो है उसका बॉम है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो है बिल ऑफ मटेरियल्स है कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल लगेगा और किस किस साइज के इसमें पार्ट्स लगेंगे, ये सारी डिटेल यहाँ पे आपकी दी हुई है। तो इसको आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको बॉम समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। What does the term फैक्ट्री ओवरहेड मीन? आपको बताना है फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब क्या होता है, ये कैसे रिलेटेड है प्रोडक्शन से या प्लांट से। मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जितने भी जो है हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, कॉस्ट जो होते हैं, उसको हम फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल इंक्लूड होता है, जो डायरेक्ट लेबर लगे होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर ये आपको कंसीडर करना होता है कि कौन से जो है कॉस्ट इंक्लूड हो रहे हैं हमारे प्लांट में। जैसे फैक्ट्री का रेंट हो गया, जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं या सेटअप होते हैं, इनसे रिलेटेड जो हमारी कॉस्ट होती है वो इसके अंतर्गत आती है। जो हमारा मेंटेनेंस से रिलेटेड कॉस्ट होता है, जो हम टैक्स देते हैं प्रॉपर्टी पे, वो भी इसमें इंक्लूड होता है। और भी जो अदर कॉस्ट होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड का यही मतलब होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जिग्स एंड फिक्चर्स? जिग्स एंड फिक्चर का आपने नाम सुना होगा। जब मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं या किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्रोसेस होते हैं। उन डिफरेंट टाइप्स को प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जिग्स और फिक्चर का यूज करते हैं। जिग्स और फिक्चर का हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमको पार्ट्स बनाने होते हैं, एक तरह के आइडेंटिकल पार्ट बनाने के लिए हम जिग्स और फिक्चर का यूज करते हैं। तो इनके बीच में मेजर डिफरेंस क्या होता है वो हम देख लेते हैं। जिग जो होता है बेसिकली एक टूल होता है जिसका हम यूज करते हैं किसी अदर टूल के लोकेशन को या मोशन को कंट्रोल करने के लिए। जिग्स क्या करता है, अगर कोई टूल है उसके लोकेशन को आपको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, उसके लोकेशन को गाइड करेगा। जहाँ पे उसको लगना है, उस टूल को जहाँ पे सपोज करिए ड्रिल करना है या बोर करना है, तो वो वहीं पे जो है उसके लोकेशन को वो गाइड करेगा ताकि इधर उधर या गलत हमारी ड्रिलिंग ना हो जाए। तो ये जिग्स का बेसिकली काम होता है। फिक्चर जो होता है ये जो वर्कपीस हमारा जो होता है उसको होल्ड करता है, उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि वर्कपीस पे हम डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। फिक्चर की सहायता से हम बहुत सारे आइडेंटिकल पार्ट्स यानी एक तरह के पार्ट्स जो है हम बना पाते हैं और जो हमारे टॉलरेंस होते हैं, साइज होते हैं, उनको कंट्रोल कर पाते हैं। जिग्स का जो हम यूज करते हैं जनरली जो है ड्रिल में, बोरिंग में, रीमिंग में, टेपिंग में, इन सब ऑपरेशन में जिग्स का जनरली ज़्यादातर यूज होता है। वहीं जो फिक्चर का यूज करते हैं हम मिलिंग में, शेपिंग में, स्लॉटिंग में, अदर ऑपरेशन जैसे वेल्डिंग हो गया, हमारी कंपनी में वेल्डिंग होता है, वहाँ पे हम फिक्चर का यूज करते हैं। तो इन सब ऑपरेशन में जिग्स एंड फिक्चर का यूज होता है। यहाँ पे मैंने फ़ोटो लगाया ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। ये आप देख सकते हैं, ये मेरी कंपनी में जो है वेल्डिंग के लिए ये फिक्चर यूज होता है। ये जो है आप देख सकते हैं ब्लैंक फिक्चर है जो कि रिसेंटली हमने पेंट करवाए थे और इसका यूज हम करते हैं ये जो पीस है इसको बनाने में। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 साइड प्लेट यहाँ पे लगी हैं और यहाँ पे एक मिडिल प्लेट आपका लगा है जिसको हम इस फिक्चर की सहायता से साइज मेंटेन करके वेल्डिंग करते हैं। ये तो हो गया आपका फिक्चर। वहीं जिग्स की अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं ये जो है एक ड्रिलिंग जिग्स है। यहाँ पे आपको ये 2 होल दिख रहे होंगे। इसमें हम क्या करते हैं, ये जो पीस है, ये जो वर्क पीस बना है, ये इसी जिग्स की सहायता से बना है। यानी ये होल शिफ्ट नहीं हो सकते हैं। ये जो है एक निश्चित जो है दूरी पे इसकी सीडी मेंटेन करके ये यहाँ पे ड्रिलिंग होती है। तो ये जिग्स क्या करता है, जो हमारा ड्रिलिंग टूल होता है उसको गाइड करता है। तो आई होप आपको जिग्स और फिक्चर में अंतर समझ में आ गया होगा। जिग्स का यूज हम मार्किंग करने के लिए भी करते हैं, जैसा कि मैंने बताया लोकेशन लोकेट करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट मेथड्स कैन यू यूज टू इंक्रीज इफिशियंसी इन प्रोडक्शन? आप प्रोडक्शन की इफिशियंसी इंक्रीज करने के लिए कौन से जो है मेथड को अप्लाई करेंगे या आप क्या करेंगे, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें प्रोडक्शन की इफिशियंसी को इंक्रीज करने की, तो इसमें एक मेजर फैक्टर होता है वेस्ट मैनेजमेंट। जो वेस्ट होते हैं उनको हम मैनेज करके, उनका प्रॉपर यूज करके हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन की इफिशियंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे वर्कर्स है, जो हमारे एम्प्लॉय है, इनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकते हैं
ताकि वो चीज़ों को प्रॉपर तरीके से समझ सकें और जो वेस्टेज होते हैं वो कम हो और उनके परफॉर्मेंस में वृद्धि हो। इससे जो हमारा प्रोसेसिंग कॉस्ट होता है वो जो कम होता है, वो जो है रिड्यूस होता है और हमारे प्रोडक्ट जो है अच्छे बनते हैं। एक चीज़ हम ये भी कर सकते हैं, इसमें हम कर सकते हैं हर प्रोसेस के लिए, हर एरिया के लिए हम जोन बना दें और जो इंडिविजुअल जोन्स हैं, एरिया हैं, उनका जो लीडर हो और उस जोन की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी हो, अकाउंटेबिलिटी उसकी हो और वहाँ पे अगर कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसको क्वांटिफाई कर सके। वो क्वांटिफाई करना मतलब वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, किस तरह की प्रॉब्लम है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी जो है एक बहुत ही बड़ा जो है मेजर फैक्टर होता है प्रोडक्शन में एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, अगर कोई प्रॉब्लम राइज होने से पहले हम उसके सलूशन का पता करें और वो इम्प्लीमेंट करें ताकि वो प्रॉब्लम राइज ही ना हो, आए ही ना। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं। प्रोडक्शन एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट की हमने बात की। इसमें जो है 4R बहुत ही फेमस है। 4R यानी रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर, रिड्यूस। रीयूज का मतलब है अगर कोई वेस्ट है तो उसको हम देखते हैं कि क्या वो रीयूजेबल है। अगर वो रीयूजेबल है तो उसको हम रीयूज कर सकते हैं। रिसाइकिल, अगर वो रिसाइकलिंग हो सकती है उसको रिसाइकलिंग करके कोई और प्रोडक्ट हम बना सकते हैं तो वो हम कर सकते हैं। रिकवर, अगर कोई वेस्ट है, रिकवर का मतलब क्या है, अगर कोई वेस्टेज है उसमें हम कुछ वैल्यू ऐड करके, कोई प्रोसेस करके क्या हम उसको किसी काम के लायक बना सकते हैं, क्या फिर उसको दोबारा से हम यूज में ला सकते हैं कोई वैल्यू ऐड करके, तो उसको हम बोलते हैं रिकवर। रिड्यूस मतलब वेस्टेज को कम करना, मिनिमाइज कर देना वेस्टेज को। तो ये जो है 4R का मतलब होता है वेस्ट मैनेजमेंट का। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के तहत हम प्रोडक्शन एफिशिएंसी को जो है इंक्रीज कर सकते हैं। इसके लिए हम रेट निगोशिएशन करते हैं। जो हमारा कस्टमर होता है उससे निगोशिएशन कैसे करते हैं, उससे हम रेट बढ़ाने की बात करते हैं। और जो हमारा सप्लायर होता है जिससे हम मटेरियल ले रहे हैं या कोई जॉब वर्क करा रहे हैं, उससे हम निगोशिएशन करते हैं कि हम कम रेट पे जो है माल परचेज करें या कम रेट पे हम जो है जॉब वर्क कराएं। जो हिडन एक्सपेंसेस होते हैं छोटे छोटे, उनको भी हम फाइंड आउट करें और उनको मिनिमाइज करने की कोशिश करें। जो हमारा स्टोरेज होता है, ऐसा नहीं कि एक स्टोरेज हमने बना दिया, अगर उसको हम लंबे समय से यूज में ला रहे हैं, अगर वो सूटेबल नहीं है, अगर वो प्रॉपर तरीके से उस लोकेशन पे काम नहीं कर रहा है तो उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, कुछ बदलाव ला सकते हैं। प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे ट्रेनिंग देकर हम जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उनके स्किल में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और जो इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड जो सिस्टम्स होते हैं जैसे 5S हो गया, काइजन हो गया, इन सब को भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इन्वेंट्री को हम जो है, जैसे कि क्या होता है कई बार इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा हो जाती है, हमारा जितना डिमांड या सप्लाई है उसके अकॉर्डिंग हम इन्वेंट्री को मैनेज करें। बहुत कम भी ना रखें इन्वेंट्री, बहुत ज़्यादा भी ना रखें, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक है, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है CD और PCD में, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। CD बहुत ही बेसिक टर्म है, जैसा कि हम लोग जानते हैं CD मतलब होता है सेंटर डिस्टेंस। दो सर्किल, दो होल या दो सर्कुलर जो ऑब्जेक्ट हैं उनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है हम उसे कहते हैं CD यानी सेंटर डिस्टेंस। CD की अगर हम बात करें तो जैसे यहाँ पे ये छोटे छोटे दो होल हैं, इनकी आपस में CD है ये 101 ± 0.2। वहीं जो ये छोटे छोटे होल हैं इस साइड के और इस साइड के, इनकी जो CD है ये आप देख सकते हैं 445 ± 0.2, ये भी जो है CD है। वहीं जो PCD होता है उसका फुल फॉर्म होता है पिच सर्कल डायमीटर। पिच सर्कल डायमीटर डिफरेंट केस में डिफरेंट होता है। जैसे अगर पिच सर्कल की हम बात करें गियर के टर्म में, तो इसमें जो पिच सर्कल होता है, जैसे यहाँ पे दो गियर हैं, इनके जो टीथ हैं, तो इनके टीथ के सेंटर से जो सर्कल जा रहा है, आपको डॉटेड सर्कल जो दिख रहा है पिच सर्कल, इसका जो डाया होगा उसे हम बोलेंगे PCD। यानी इनके टीथ के सेंटर से जो सर्कल पास हो रहा है उसके डाया को हम बोलेंगे पिच सर्कल डायमीटर। वही मान लीजिए जो हमारा गाड़ियों में जो हम रिम लगाते हैं, ठीक, उसका जो बोल्ट का जो होल होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 बोल्ट के होल हैं, तो इनके सेंटर से जो सर्किल जाएगा उसे हम कहेंगे पिच सर्कल डायमीटर ऑफ रिम। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है फ्लेंज है, जिसका यूज हम जो है दो कंपोनेंट को ऐड करने के लिए करते हैं। इस तरह के जो कंपोनेंट होते हैं वो फ्लेंज की सहायता से कनेक्ट होते हैं। तो फ्लेंज की अगर पिच सर्कल डायमीटर की हम बात करें
तो वहाँ पे जैसे ये होल हैं जिसमें बोल्ट लगेंगे, इनके बीच से जो सर्किल पास होगा इसके डायमीटर को हम क्या कहेंगे, पिच सर्कल डायमीटर। तो ये जो है होता है पिच सर्कल डायमीटर यानी PCD। तो आइए आपको CD और PCD में डिफरेंस पता चल गया होगा। व्हाट आर दी सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल फॉर ए प्रोडक्शन इंजीनियर टू हैव। ऐसे कौन से स्किल है जो एक प्रोडक्शन इंजीनियर के पास होनी चाहिए। एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर आपके पास सबसे पहले तो जो स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटीज होती हैं वो होनी चाहिए। आपका कम्युनिकेशन जो है अपने एम्प्लॉय से, वर्कर से, कस्टमर से, सप्लायर से, यानी आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है अच्छी होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन स्किल होनी चाहिए, जैसे टारगेट सेट करना, गोल को अचीव करना, ठीक है, वर्करों को मोटिवेट करना, ठीक है, कस्टमर से डील करना, सप्लायर से डील करना, ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। और जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के जो एप्लीकेशन है उनकी भी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कनबन से आप क्या समझते हैं और इसका यूज आप किस तरह से प्रोडक्शन में कर सकते हैं। जैसे कि जितने भी इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड सिस्टम या इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड जो मेथड हैं जनरली जैपनीज वर्ड हैं। जैसे हम 5S पढ़ते हैं उसमें भी जैपनीज आपका आता है। कनबन भी एक जो है जैपनीज वर्ड है जिसमें कन का मतलब होता है विजुअल और बन का मतलब होता है कार्ड या बोर्ड। यानी हम इसमें विजुअल मैनेजमेंट की सहायता से प्रोडक्शन को मैनेज करते हैं, जैसे कार्ड हो गया, बोर्ड हो गया, उस पर प्रोडक्शन को मैनेज करना। कनबन सिस्टम की सहायता से हमें शेड्यूलिंग करने में आसानी होती है। इसमें हमको ये पता चलता है कि क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है और कब प्रोड्यूस करना है। ये सब चीज़ें जो हमको कनबन सिस्टम की सहायता से पता चलती हैं। इससे जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट या प्रोसेस जो होते हैं या जो चेन सप्लाई होती है इसको हम आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। इससे मिनिमम जो इन्वेंट्री का लेवल है वो भी हम जो है मैनेज कर सकते हैं, रख सकते हैं। जैसे सपोज करिए हमने प्रोडक्ट बनाया है और उसको कंज्यूमर या हमारे कस्टमर ने खरीद लिया, ले लिया, तो हमारे क्या हुए, फिनिश्ड गुड जो है कम हो गए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा वेयर हाउस या स्टोरेज होगा उसको बोलेंगे कि हमारी इतनी फिनिश्ड गुड जो है कम हो गई। तो वो क्या करेंगे, हमारे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को जो है इन्फॉर्म करेंगे ताकि मैन्युफैक्चरिंग उसकी बढ़ाई जाए। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, इन्वेंट्री को इन्फॉर्म करेगा ताकि उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रॉपर इन्वेंट्री हो। इन्वेंट्री डिपार्टमेंट क्या करेगा, सप्लायर जो होते हैं हमारे, जो कि हमारे मटेरियल सप्लाई करते हैं, उनको जो है इन्फॉर्म करेगा ताकि रॉ मटेरियल आएंगे। उसके बाद से फिर अगेन वो प्रोसेस की साइकिल स्टार्ट होगी। ये आप देख सकते हैं जैसे मेरी कंपनी में ये दोनों बोर्ड लगे हैं, डेली मॉनिटरिंग चार्ट और डेली प्लानिंग। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये जो है बेसिकली कनबन का यूज होता है, इसकी सहायता से हम इन्वेंट्री को, प्रोडक्शन को मैनेज कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। आपको प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के बीच में क्या अंतर होता है ये पूछा जाता है। इसमें लिटिल बिट कन्फ्यूजन भी होता है लोगों को। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, तो हम प्रोडक्शन में क्या करते हैं, जो हमारा रॉ मटेरियल होता है या हमारा जो इनपुट होता है, जैसे हम रॉ मटेरियल से भी जो है फिनिश गुड बनाते हैं या सेमी फिनिश गुड को भी हम फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं। तो जो हमारा रॉ मटेरियल या इनपुट होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं प्रोसेस की सहायता से, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, प्रोडक्शन। ठीक, यहाँ पे जैसे रॉ मटेरियल है आपका या इनपुट है आपका, उसमें हमने वैल्यू एडिशन किया। वैल्यू एडिशन में हमने ह्यूमन वैल्यू ऐड की या मशीनिंग हमने किया या कोई प्रोसेस किया, केमिकल प्रोसेसिंग की, उसमें कुछ वैल्यू ऐड किया। उसके बाद से हमने उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट किया। फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के बाद वो हमारे कस्टमर या कंज्यूमर के पास जाता है। तो ये तो हमारा हो गया प्रोडक्शन। अगर हम बात करें प्रोडक्टिविटी की, तो प्रोडक्टिविटी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेस हैं या हमारे जो इनपुट हैं उनको कितनी अच्छी तरीके से यूज करके, यूटिलाइज करके उसको कन्वर्ट किया गया है आउटपुट में या उसको कन्वर्ट किया गया फिनिश गुड में। तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बेसिकली क्या होता है, जो हमारा इनपुट और आउटपुट होता है इसका रेशियो होता है। यानी हमने कितने यूनिट जो है इनपुट दिया और उससे हमको कितना आउटपुट मिला, इस चीज़ को हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। चलिए इसको एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। सपोज करिए दो ऑपरेटर हैं, ऑपरेटर ए और ऑपरेटर बी, दोनों सीएनसी मशीन चला रहे हैं। ऑपरेटर ए ने 1 घंटे में बनाए 20 पीस, वहीं जो ऑपरेटर बी है उसने 1 घंटे में बनाए 16 पीस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्टिविटी किसकी अच्छी है। समय उतना ही लिया दोनों ने, लेकिन ऑपरेटर ए ने बनाए 20 पीस
और ऑपरेटर बी ने बनाए 16 पीस। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हमारा, हाउ डू प्लान डेली प्रोडक्शन ऑफ वेरियस कंपोनेंट। आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे एक बेसिक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि आप डेली प्लानिंग कैसे करेंगे वेरियस प्रोडक्ट का, जो हमारे कंपनी में कंपोनेंट बनने हैं उनकी आप डेली प्लानिंग कैसे करेंगे। तो जो प्रोडक्शन प्लानिंग होती है ये वेरियस लेवल पे होती है। एक तो आपकी होती है मंथली प्रोडक्शन प्लानिंग, एक आप होती है वीकली प्रोडक्शन प्लानिंग, एक आपकी होती है डेली प्रोडक्शन प्लानिंग। जैसे हमको मान लीजिए अभी जनवरी चल रहा है, हमको फरवरी की जो प्लानिंग करनी है, तो फरवरी की हम प्लानिंग जो है जनवरी के मिड के बाद या जनवरी लास्ट में हम फरवरी की प्लानिंग कर लेते हैं कि हमको फरवरी में प्रोडक्शन के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए। उसके हिसाब से जो हमारी मंथली प्लानिंग है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी मंथली प्लानिंग है उसको हम डिवाइड करेंगे वीकली प्लानिंग में, ताकि हम अच्छे तरीके से जो हमारा प्लानिंग है एक मंथ का उसको अच्छे तरीके से अचीव कर पाएँ। उसके बाद से हम क्या करेंगे, वीकली प्लानिंग के हिसाब से हम डेली जो प्लानिंग है उसको जो है मेंटेन करेंगे कि डेली प्लानिंग में किस दिन कौन सा कंपोनेंट बनाना है, कितना बनाना है, उसमें कौन से टूल या कौन से मशीनरी किस ऑपरेटर का यूज करना है, कौन से शिफ्ट चलाने हैं, शिफ्ट ए बी सी, इन सब शिफ्ट में कौन से कंपोनेंट जो है चलाने हैं। इसमें हम प्रायोरिटी देखते हैं कि कौन सा कंपोनेंट हमको पहले डिस्पैच करना है, कौन सा कंपोनेंट जो है अर्जेंट है, इसके हिसाब से जो है हम प्रोडक्शन करते हैं। तो मंथली प्लानिंग जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बताते हैं। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, जो हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको परचेज करता है। उनको परचेज करने के बाद वो जो है इन्फॉर्म करता है पीपीसी डिपार्टमेंट को, यानी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट को। वो क्या करता है, वो इसके हिसाब से जो मटेरियल होते हैं उनमें कौन से ऑपरेशन करने हैं, क्या मटेरियल की टेस्टिंग करानी है, तो उसके हिसाब से पीपीसी डिपार्टमेंट डील करता है। उसके बाद से पीपीसी डिपार्टमेंट जो है हैंडओवर करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है क्वालिटी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर उस प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करते हैं, उस कंपोनेंट को बनाते हैं। उसके बाद जो हमारा सेल्स डिपार्टमेंट होता है उसको क्या करता है, डिस्पैच करता है, सेल करता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से हम प्लानिंग करते हैं। डेली प्लानिंग में जो हम एक जो है मॉनिटरिंग चार्ट रहता है हमारा, डेली मॉनिटरिंग चार्ट, उसकी साथ से हम डेली प्रोडक्शन जो प्लानिंग है उसको मेंटेन करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये जो है डेली प्रोडक्शन मॉनिटरिंग चार्ट है, ये मेरी कंपनी का है। एक तरफ है आपका डिपार्टमेंट, मशीन नंबर कौन से हैं, पार्ट नंबर कौन से चल रहे हैं, ऑपरेशन कौन सा होना है, ऑपरेटर किस मशीन को चलाएगा, उसकी प्लांट क्वांटिटी क्या है, कितना पीस उसको बनाने हैं और एक्चुअल उसने कितने बनाए, अगर उसने कम बनाए या मशीन होल्ड है तो उसका रीजन क्या है, ब्रेकडाउन रीजन हम इसमें लिखते हैं। अलग अलग ये जो है शॉप्स हैं, जैसे आपका ये हो गया प्रोफाइल मशीन शॉप हो गया, लेथ मशीन शॉप हो गया, वेल्डिंग मशीन शॉप हो गया, ग्राइंडिंग मशीन शॉप हो गया, पेंट शॉप हो गया, असेंबली शॉप हो गया, ड्रिल शॉप हो गया। इस तरह से मशीन शॉप वाइज हम जो है प्लानिंग को डिवाइड करते हैं और उस शॉप में कौन सी मशीनें चल रही हैं, उस पर कौन से कंपोनेंट चल रहे हैं, कौन सा ऑपरेटर चला रहा है, ये सब चीज़ों को हम लिखते हैं। प्लान क्वांटिटी लिखते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी लिखते हैं। इस तरह से हम डेली प्रोडक्शन को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ यू डील विद द रिजेक्शन एट वेरियस स्टेजेस। जैसे जब हम प्रोडक्शन करते हैं, जो हमारे प्लांट होते हैं उसमें वेरियस स्टेज पे जो है रिजेक्शन आते हैं। जैसे हमारा इनकमिंग हो गया, इन प्रोसेस हो गया, फाइनल हो गया, इन तीनों स्टेज पे जो है रिजेक्शन आते हैं। इनकमिंग जैसे जो हमारा रॉ मटेरियल आता है, अगर हमारा कोई जॉब वर्क हो के बाहर से आता है तो उसमें जो रिजेक्शन आते हैं वो हो गए। इन प्रोसेस में जो आपके मटेरियल बनते हैं, जो मशीनिंग होती है, जैसे ड्रिलिंग हो गई, मिलिंग हो गई, वेल्डिंग हो गई, ये जो मशीनिंग प्रोसेस होते हैं इनमें जो रिजेक्शन आता है। और जो हमारा फाइनल रिजेक्शन होता है, यानी जो हमारा कस्टमर इंड पे रिजेक्शन होता है, या जो हमारे फाइनल जो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है उसमें जो रिजेक्शन होता है। तो इन तीनों स्टेज में क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्शन इंजीनियर या प्रोडक्शन सुपरवाइजर होता है वो क्वालिटी टीम के साथ मिल के जो है रिजेक्शन को कम करने की, रिड्यूस करने की कोशिश करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकमिंग रिजेक्शन की। जैसे जो हमारा इनकमिंग मटेरियल आता है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो जॉब वर्क होके आ रहा हो, उसकी क्वालिटी हम इंश्योर कर सकते हैं इनकमिंग इंस्पेक्शन करके। जो हमारा इनकमिंग मटेरियल आया उसको हमने क्या किया, जो हमारा सैम्पलिंग प्लान है उसके हिसाब से हमने उसका इंस्पेक्शन किया। अगर कोई रिजेक्ट पीस मिलता है तो जिस सप्लायर से आया उसको हम क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं। या तो वो सप्लायर ले जाके उस मटेरियल को रिवर्क करने लायक होता है तो रिवर्क करता है, नहीं तो हम क्या करते हैं, अगर वो रिजेक्ट हो गया, फाइनल उसमें कुछ नहीं हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, डेबिट नोट लगाते हैं।
तो ये हो गया इनकमिंग रिजेक्शन डील करने का तरीका। अगर कोई इनकमिंग भी रिजेक्शन भी आता है तो उसमें भी हम एनालिसिस करते हैं कि हमारे ये इनकमिंग रिजेक्शन क्यों आया, इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। इससे हम क्या करते हैं, एक मीटिंग करते हैं सप्लायर के साथ, उसमें हम बैठ के डिस्कस करते हैं कि इस तरह के रिजेक्शन क्यों आ रहा है, इसको कैसे हम कम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इन प्रोसेस की। जो हमारी लाइन पे मशीन पे जो कंपोनेंट चल रहे हैं, जिनकी मशीनिंग हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, ये इंश्योर करते हैं कि उन पे एक लाइन इंस्पेक्टर हो जो हमारे लाइन पे मशीन पे कंपोनेंट चल रहे हैं उनको वो चेक करे। टाइम टू टाइम एक फ्रीक्वेंसी हम सेट कर देते हैं, 2 घंटे या 1 घंटे की, जो भी हो जैसे सूटेबल लगता है। जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो 2 घंटे की होती है कि 2 घंटे में 5 या 6 पी जो है आपको चेक करने होते हैं मशीन पर। अगर उसमें रिजेक्शन आता है तो हम क्या करते हैं, उसका रेड बिन एनालिसिस करते हैं। जैसे शिफ्ट खत्म होता है तो देखते हैं किस तरह के रिजेक्शन आए और वो क्यों आया, तो उसकी हम रेड बिन एनालिसिस करते हैं और उसका रूट काज ढूंढने की कोशिश करते हैं कि रिजेक्शन क्यों आया। रेड बिन एनालिसिस जो होता है ये जनरली जो है दिन में होता है। शिफ्ट जैसे 3 शिफ्ट होते हैं, शिफ्ट A B C। जनरली कंपनियों में 2 ही शिफ्ट चलते हैं, किसी किसी कंपनी में केवल 1 शिफ्ट चलता है। जैसे मेरे वहाँ केवल डे शिफ्ट चलता है, केवल डे में काम होता है। तो इस तरह से हम रेड बिन एनालिसिस करते हैं, वाई एनालिसिस करते हैं कि ये जो है रिजेक्शन क्यों आ रहा है और उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें फाइनल रिजेक्शन की, या जो हमारे कस्टमर एंड पे रिजेक्शन होता है उसको हम कैसे डील करते हैं। जैसे अगर हमारा इंटरनल रिजेक्शन हो गया, फाइनल प्रोडक्ट हमारा बना, उसमें रिजेक्ट मिल गया, तो उसको हम जो है अगर रिवर्क होने लगा होता तो रिवर्क करते हैं। अगर वो रिवर्केबल नहीं है तो उसको हम क्या कर देते हैं, पहले एनालिसिस करते हैं और उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेते हैं और प्रिवेंटिव एक्शन भी लेते हैं। अगर कस्टमर एंड पे हमको रिजेक्शन मिलता है तो उसको तो पहले हम वेरीफाई करते हैं, जाके उसका वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन जो होता है आपका टेलीफोनिक हो सकता है, जैसे फ़ोन के माध्यम से हो सकता है, वीडियो के माध्यम से, जैसे फ़ोटो खींच के भेजा जाता है, उस पर ट्रेसेबिलिटी कोड होते हैं, पंच होते हैं। जो कस्टमर एंड पे रिजेक्शन मिला है, क्या ये कंपोनेंट मेरा है, उस ट्रेसेबिलिटी कोड से आप पता कर लेते हैं। अगर आपका है, अगर वो रिवर्केबल है तो उसको रिवर्क करते हैं, अगर वो रिवर्केबल नहीं है तो हम उसको रिप्लेस करते हैं, या फिर कस्टमर जो होता है वो डेबिट नोट लगाता है हम पर। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इन सब तरीक़ों से हम रिजेक्शन से डील कर सकते हैं। रिजेक्शन को मिनिमाइज करने के लिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे जो है सिस्टम है, मेथड है, इनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे 5S हो गया, वाई एनालिसिस करते हैं कि कोई रिजेक्शन आया तो आया कैसे। तो इस तरह से वाई एनालिसिस करके हम रूट काज को पकड़ते हैं रिजेक्शन के। रेड बिन एनालिसिस करते हैं हम, काइजन करते हैं, कापा यानी करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, सिक्स सिग्मा हम अप्लाई करते हैं, पीपीएम हम जो है आइडेंटिफाई करते हैं हमारा पीपीएम का है और उसको जो है मिनिमम से मिनिमम रखने की कोशिश करते हैं। पोका योग जो कि एरर प्रूफिंग जो है प्रोसेस है, इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये बहुत सारे मेथड हैं जिससे हम जो है रिजेक्शन को कम कर सकते हैं, हमारे काम में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, हमारे वर्क प्लेस को अच्छी तरीके से रख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।